दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, गुजरात की कोर्ट से एक बार फिर एक इंटरेस्टिंग यानी रोचक फैसला सामने आया है और गुजरात की कोर्ट के बारे में रोचक फैसलों का जिक्र आखिर किया किसने था। तो दरअसल साल 2023 का था और राहुल गांधी मानहानि मामले की सुनवाई करते हुए उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने राहुल गांधी की मानहानि मामले पर फैसले पर स्टे लगाते हुए, उस पर रोक लगाते हुए ये कहा था कि गुजरात के न्यायालयों से आजकल बड़े इंटरेस्टिंग यानी रोचक फैसले आते हैं। तो क्या आज भी जो फैसला आया है उसे भी रोचक फैसलों की श्रेणी में रखा जा सकता है? क्योंकि इस बार मामला राहुल गांधी की तरह किसी सांसद का नहीं है। इस बार मामला एक पत्रकार का है। पत्रकार का नाम है रवि नायर। रवि नायर इस देश के जाने माने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट यानी वित्तीय मामलों के, आर्थिक मामलों के खोजी पत्रकार हैं। आर्थिक मामलों के खोजी पत्रकारों का काम क्या होता है? आपने हर्षद मेहता कांड सुना होगा, उसे भी किसी न किसी खोजी पत्रकार ने ही उजागर किया था। आपने केतन पारेख मामले का नाम सुना होगा और दूसरे आर्थिक मामलों में जो तरह तरह के घोटाले या कथित घोटाले होते रहते हैं, उन सब के खुलासे करने वाले लोगों को फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट आमतौर पर पत्रकारिता की भाषा में कहा जाता है। काफी ख्याति रही है रवि नायर की, कई सारे बड़े खुलासे उन्होंने किए और ये जो फैसला आया है, ये फैसला दरअसल एईएल यानी अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की तरफ से दायर एक मुकदमे में आया है, जिस मुकदमे में कहा गया था कि रवि नायर ने जो भी ट्वीट्स किए या लिखे, उससे अडानी समूह की छवि खराब हुई। अडानी समूह की रेपुटेशन चाहे वो नियामकों यानी रेगुलेटर्स के बीच में हो, चाहे जनता के बीच में हो, चाहे शेयर होल्डर्स के बीच में हो, इन सब के बीच खराब करने की नीयत से रवि नायर ने यह केस किया था। ऐसा एईएल ने अपनी याचिका में कहा था, जिस पर रवि नायर को आज 1 साल की सजा और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। सजा दरअसल कल सुनाई गई थी, लेकिन जिस प्रकार से वित्तीय खुलासे और आर्थिक मामलों पर खबर करने को लेकर के गुजरात की अदालत से यह फैसला आया है, इसकी तो किसी ने कल्पना नहीं की थी। गांधीनगर का एक मजिस्ट्रेट कोर्ट और वहां से फैसला आता है पत्रकार रवि नायर के खिलाफ। जरा सोचिए, राहुल गांधी पर भी गुजरात से ही फैसला आया था और इस तरह के मामले आखिर वहीं से क्यों आ रहे हैं? मैं कहीं किसी राज्य की ब्यूरोक्रेसी या जुडिशियरी या किसी भी मामले पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, विद्वान न्यायाधीशों ने जो कहा था, उसे ही उद्धृत कर रहा हूं। सवाल यह है कि आखिर रवि नायर ने ऐसा कहा क्या था? रवि नायर ने अपने पक्ष में न्यायालय में यही बात कही, उनके वकीलों ने यही बात कही कि उनके मुवक्किल यानी रवि नायर ने जो भी चीज ट्वीट्स की, जो भी बातें लिखी, वो उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर थी। उस वक्त जो खबरें आ रही थी, उस आधार पर रवि नायर ने ट्वीट किए थे। तो क्या इसे मानहानि के दायरे में माना जा सकता है? अगर इस तरह की परिस्थितियां रही, तब तो कोई पत्रकार किसी के खिलाफ कोई खबर ही नहीं करेगा, कोई मामला उजागर ही नहीं करेगा। और क्या वाकई मानहानि अगर इतना बड़ा मुद्दा होता, तो इस देश में क्या राजीव गांधी की छवि खराब करने के लिए जो बोफोर्स का मामला सामने आया, क्या कोई पत्रकार मसलन चित्रा सुब्रमण्यम जैसे लोग उस मामले को सामने ला पाते? क्या नरसिम्हा राव के जमाने में जो तरह तरह के घोटाले सामने आए, क्या वो आरोप लग पाता? या अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में जो केतन पारिख या यूएस 64 का मामला सामने आया, क्या कोई पत्रकार ये हिमाकत कर पाता? ये दरअसल मानहानि के नाम पर डराने की कोशिश ज्यादा लगती है। लेकिन क्या इस देश में पत्रकार बिरादरी, जिसे आमतौर पर न्यायपालिका से ही कई बार संरक्षण मिला है, याद कीजिए अर्नब गोस्वामी का केस, जब उद्धव ठाकरे की सरकार के समय उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, उस वक्त अर्नब गोस्वामी को खुद सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी। और दूसरे मामलों में भी देखा गया है कि पत्रकारों को राहत देने का काम न्यायालय से हुआ, और इसलिए भी हुआ ताकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिंदा रहे, वो निर्भीक होकर लिख पढ़ सके, वो जनता के सामने तथ्यों को ला सके। लेकिन यहां रवि नायर के सिर्फ ट्वीट्स के ऊपर यदि सजा हो रही हो, तो आखिर इसे क्या कहा जा सकता है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की स्थिति आप सबको पता है कि कहां हैं हम। दुनिया में मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में हमारी रैंकिंग बहुत खराब है और इस फैसले के बाद इस रैंकिंग के और खराब होने का अंदेशा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर से टिप्पणी करनी पड़ेगी कि आखिर
गुजरात की न्यायालयों से फिर एक इंटरेस्टिंग फैसला आया। सवाल गुजरात या किसी राज्य के न्यायालय का नहीं है। सवाल दरअसल इस देश में स्वतंत्र चेतना और स्वतंत्र लेखनी का है, जनता के बीच तथ्यों को तथ्यात्मक तरीके से रखने का है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का है। तो क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस देश में गला घोंटने की प्रक्रिया अब और तेज हो जाएगी? हालांकि इस फैसले के आने के बाद रवि नायर डरे नहीं, बल्कि रवि नायर ने ट्विटर पर ट्वीट किया कि हम देखेंगे। जी हां, फैज साहब की वो नज्म याद करते हुए नजर आए कि हम देखेंगे। लेकिन सवाल यह है कि रवि साहब जो देखेंगे उसके पहले दुनिया देख रही है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देख रहा है, भारत का नागरिक समाज देख रहा है, और इन सब के भीतर, सत्ता के भीतर जिस तरह से गोदी सेठ और गोदी मीडिया बनाने का दौर है, उसमें रवि नायर सिर्फ एक मोहरा भर नजर आते हैं। आखिर रवि नायर ने सिर्फ अडानी के बारे में नहीं लिखा, अलग अलग मौके पर उन्होंने दूसरे कॉरपोरेट मसलन अंबानी के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। किसी और ने तो उनके खिलाफ मुकदमा किया नहीं। और अडानी ने जो मुकदमा किया वो गुजरात के न्यायालय में ही क्यों किया? याद कीजिए राहुल गांधी का केस जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया। राहुल गांधी ने जो बात कही थी वो कर्नाटक में कही थी, फिर गुजरात में एक व्यक्ति अपना सरनेम बदलकर अपना सरनेम मोदी करता है, उसका सरनेम कुछ दूसरा था, उसने मोदी सरनेम लगाया और फिर उसने कहा कि मोदी सरनेम का अपमान हुआ है और गुजरात में केस किया। यानी कर्नाटक का मामला, गुजरात में एक व्यक्ति अपना उपनाम बदलकर मोदी करता है और फिर राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा करता है और फिर राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा होती है। अडानी दूसरी जगह भी केस कर सकते थे, यानी एईएल जो अडानी की कंपनी है वो दूसरी जगह भी केस कर सकती थी। आखिर गुजरात के न्यायालयों पर इतना अगाध भरोसा क्यों है? एक सवाल तो यह है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि ऐसे मामलों में जब बहुत कड़ी सजा भी न्यायालय को देनी होती है तो एक प्रोबेशन लगाया जाता है। प्रोबेशन यानी एक हिदायत। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो यह कहा जाता है कि ठीक है, इस मामले में राहत प्रदान की जाती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से इस मसले पर आप कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। बहुत कड़ी सजा इसे ही कहते हैं। लेकिन इस मामले में इन सारी मर्यादाओं और परंपराओं का धागा टूट गया है। सवाल यह है कि क्या इस देश में पत्रकारिता जुल्म हो गई है? सवाल यह है कि इस देश में तथ्यात्मक रूप से चीजों को कहना अब जुल्म हो गया है, अपराध हो गया है। आपने देखा होगा संसद में राहुल गांधी को कारवां मैगजीन को उद्धृत करने की, उसके अंश को पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। यह आजाद भारत में अपनी तरह का नायाब मामला है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास का नोटिस भी दिया गया। सवाल यहीं तक नहीं रुकता है। सवाल यह रुकता है कि क्या इस देश में कॉरपोरेट इतने मजबूत हो गए हैं जिनकी जेब में न्यायालय भी है? मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा कि कॉरपोरेट की जेब में न्यायालय है, लेकिन घूम फिरकर बात यही आती है कि ऐसा क्यों नहीं होता कि सरकार या सरकार के करीबी समझे जाने वाले किसी व्यक्ति या किसी कॉरपोरेट को भारत के न्यायालयों से सजा होती हो। अमेरिका से अडानी साहब को जो सम्मान मिला है वो सभी जानते हैं, उसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? ट्रेड डील पर संसद में सवाल जवाब करने से रोकने की कोशिश हो रही है, और जो सवाल जवाब हो रहे हैं उन सवाल जवाब में पीयूष गोयल जो वाणिज्य मंत्री है वो विदेश मंत्रालय पर फेंकते हैं और विदेश मंत्रालय वाणिज्य मंत्रालय पर फेंकता है। कोई क्लियर जवाब देना नहीं चाहता। और यही बात यदि कोई पत्रकार ट्वीट कर दे तो क्या उसके ऊपर मानहानि का केस दर्ज हो जाएगा? दुनिया के लोकतंत्र में ऐसी रवायत शायद ही कहीं देखने को मिलेगी। भारत में इमरजेंसी के दौर में इसकी कुछ झलक मिली थी, लेकिन आज की घटनाओं को देखकर तो साफ नजर आता है कि इस देश में अघोषित इमरजेंसी तो लागू नहीं है। घोषित इमरजेंसी तो संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत दर्ज की जाती है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 352 का उसे लागू किए बिना अगर इस देश में मीडिया का, स्वतंत्र व्यक्ति का, नागरिक समाज का, उसकी आवाज को कुंद करने की कोई कोशिशें होती है तो क्या इसे अघोषित इमरजेंसी नहीं तो और क्या माना जाएगा? कई सारे सवाल हैं और इन सवालों के इर्द गिर्द एक नजर पत्रकारिता पर भी डालनी जरूरी हो जाती है कि आखिर इस देश में पत्रकारिता की ऐसी दुर्दशा हुई क्यों? दरअसल इस देश में पत्रकारिता के एक क्षेत्र ने गोदी स्वरूप धारण कर लिया, और जब गोदी स्वरूप धारण कर लिया तो सत्ता के पक्ष में लिखने तरह तरह के आप टेलीविजन चैनलों को देखें, सत्ता के पक्ष में और दिन रात सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति के गुणगान में पूरी ताकत झोंक दी जाती है। क्या किसी दौर में ऐसा हुआ था?
जवाहरलाल नेहरू के समय में भी उनकी आलोचना मीडिया ने की। उन पर कई सारे ऐसे कार्टून बनाए। इंदिरा गांधी के दौर में भी तमाम चीजें हुई, शास्त्री जी के दौर में भी तमाम चीजें हुई और बाद के प्रधानमंत्रियों के दौर में भी तमाम बातें लिखी पढ़ी गई। लेकिन मीडिया की स्वतंत्रता के ऊपर इस तरह से कभी भी कोई भी हमला नहीं किया गया। आज के दौर में इस देश के अंदर कॉरपोरेट की बढ़ती हुई ताकत, जिसकी सार्वजनिक झलक लोगों ने 2014 के लोकसभा चुनाव के अभियान में देखी थी, जब गुजरात के मुख्यमंत्री और भाजपा के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी अडानी के प्लेन से घूम रहे थे। कोई किसी कॉरपोरेट के प्लेन से घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। किराए पर लेकर कोई भी घूम सकता है। सवाल यह है कि क्या उसके बदले में उसकी कीमत अदा की जाएगी और क्या इस देश में नमक की कीमत आम जनता के वोट की कीमत से ज्यादा हो गई है, जहां राजनीतिक रूप से नमक की कीमत अदा करने के लिए कॉरपोरेट के चरणों में यदि सत्ता झुक रही है, तो कहीं न्यायालय भी इसका मोहरा तो नहीं बन रहा। एक समय चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि अगर कोई न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट है तो उसकी आलोचना कर सकता है। और आज चंद्रचूड़ साहब द्वारा दिए गए इसी ताकत का उल्लेख करते हुए गांधीनगर में जो मजिस्ट्रेट कोर्ट का फैसला है उसकी मैं आलोचना कर रहा हूं। मेरा अधिकार है और एक पत्रकार के नाते मैं इसकी आलोचना कर रहा हूं। एक मीडिया कर्मी के नाते इस फैसले से मैं संतुष्ट नहीं हूं। रवि नायर एक पत्रकार हो सकते हैं, लेकिन एक पत्रकार होने का मतलब यह नहीं कि नागरिक समाज के तहत एक नागरिक को मिले हुए अधिकार खत्म हो जाते हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में अडानी समूह के ऊपर कई सारे आरोप लगाए गए। मामला न्यायालय में भी गया, मामला अमेरिकी न्यायालय में भी है। कई सारे मसले हैं, अमेरिका से सम्मन भी आ रहे हैं। कई सारे ऐसे मसले हैं, इन मसलों पर कोई खबर ही ना करे। आखिर ये कौन सी दादागिरी है जिस दादागिरी में कोई सत्ता या सत्ता के करीबी व्यक्ति के खिलाफ खबर ही ना करे, इस तरह की परिस्थितियों को पैदा किया जाता है। इसी तरह की परिस्थितियों के बीच में इस देश की सत्ता और सिस्टम यदि कराहता हुआ नजर आता है, तो रवि नायर जैसे लोग पत्रकारिता में पिसते हुए नहीं, बल्कि पत्रकारिता के चमकते सितारे के तौर पर और ज्यादा मजबूती से याद किए जाने की स्थितियों में खुद को पाते हैं। क्योंकि उस परिस्थिति में जो वास्तविक पत्रकार है, गोदी पत्रकार नहीं, जो इस देश का वास्तविक नागरिक समाज है, जो कहीं ना कहीं सत्ता की ज्यादतियों और सत्ता की संधियों और दुर्विसंधियों पर खुलकर बोलने की हिम्मत रखता है, वो अपनी तरफ से अपनी बात जरूर कहेगा। अडानी एक कॉरपोरेट के साथ इस देश के एक नागरिक भी है, एक परिवार भी है। उन्हें भी अपने पक्ष को रखने का पूरा हक है। उन्हें भी इस देश के अंदर कारोबार करने की पूरी छूट है। लेकिन अडानी के कारोबार में यदि राहुल गांधी को, विपक्ष को या इस देश के किसी नागरिक को यह लगता है कि यहां कुछ झोल है, यहां कुछ नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो क्या उस पर बोल नहीं सकता? क्या कोई इस देश में इस पर बोल नहीं सकता कि अमुक व्यक्ति या अमुक संस्था कुछ गलत कर रहे हैं, या अमुक कॉरपोरेट कुछ गलत कर रहा है, या अमुक एनजीओ या अमुक सरकार कुछ गलत कर रही है? रवि नायर ने नागरिक होने का फर्ज निभाया, पत्रकार होने का फर्ज निभाया, और इन सब के बीच सत्ता और कॉरपोरेट का नेक्सस इस देश में इतना मजबूत हो चला है कि सिस्टम और तंत्र को भी वो अपने पाले में रखने की पूरी कोशिश में लगा रहता है। न्यायालय के इस फैसले के बाद, गांधीनगर के न्यायालय के इस फैसले के बाद इसकी सार्वजनिक तौर पर पुष्टि होती हुई दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं इस देश के अंदर राहुल गांधी जो कहते हैं कि पीएम इज कंप्रोमाइज्ड, ऐसा लगता है पत्रकारिता भी कंप्रोमाइज्ड है, सिस्टम भी कंप्रोमाइज्ड है, और कंप्रोमाइज करने की परिस्थितियों के पीछे जो अथाह पैसा है, उसके पीछे कॉरपोरेट की बढ़ती ताकत जिम्मेदार है। कॉरपोरेट की बढ़ती ताकत नागरिक समाज का गला घोंट रही है। तो क्या वाकई भारत के अंदर लोकतंत्र अपने मौजूदा स्वरूप में सिर्फ कागजों पर जिंदा है? देखते हैं आने वाले वक्त में, जैसे कि हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रवि नायर को न्याय जरूर मिलेगा। 1 साल की सजा मामूली सजा नहीं होती, वो भी ट्वीट के आधार पर, और वैसे ट्वीट्स जिसके रेफरेंस मीडिया में चल रही खबरें हैं, दुनिया भर की मीडिया में चल रही खबरें हैं, हिंडनबर्ग से आई हुई रिपोर्ट है, और इन तमाम रिपोर्ट्स और तथ्यात्मक चीजों के भीतर यदि कोई आलोचना है तो वो आलोचना लोकतंत्र की खूबसूरती है, और उस आलोचना को कुंद करने की दिशा में नागरिक समाज के अधिकारों की रक्षक मानी जाने वाली न्यायपालिका, वो यदि इस बीच में
नागरिक समाज को कुंद करने के प्रयासों में जाने अनजाने में सहयोग करती हुई दिखाई दे रही है, तो रास्ता भी तो न्यायपालिका से ही निकलता है। चाहे वो रास्ता गुजरात हाई कोर्ट से निकले, चाहे वो रास्ता इस देश की सुप्रीम कोर्ट से निकले। रवि नायर के साथ हम सबकी सहानुभूति है, लेकिन आज जरूरत उन्हें सहानुभूति से ज्यादा कहीं ना कहीं नागरिक समाज को जगाने के लिए उस प्रयास से है, जिस प्रयास पे रवि नायर एक कड़ी मालूम हो रहे हैं। आगे देखते हैं इस केस का अंजाम क्या होता है। फिलहाल रवि नायर ने तो अंजाम भुगत लिया है, क्या वाकई अब इस देश का आम नागरिक भी जो अंजाम भुगत रहा है और सिस्टम के बीच खुद को पिसता हुआ पा रहा है, क्या आगे भी पिसता चला जाएगा? देखते हैं। उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद पर इस सारी चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।